शादी यानी बर्बादी, सुलेखा ने मुंह बिचकाते हुए कहा था। जब उसकी माँ ने उसके सामने उसकी शादी की चर्चा छेड़ी थी। माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। और फिर सुलेखा ने बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। माँ ने स्नेह भरी दृष्टि से अपनी बेटी की ओर देखा। माँ, मुझे शादी जैसे रस्मों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। विवाह संस्था एकदम खोखली हो चुकी है। आप जरा अपनी जिंदगी में देखो, शादी के बाद पापा से तुम्हें कौन सा सुख मिला है? पापा ने तो तुम्हें किसी और के लिए तलाक। कहती हुई वह अचानक रुक सी जाती है और आंसू भरी नेत्रों से अपनी माँ की ओर देखती है, तो माँ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती हैं और अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, अरे छोड़ो इन बातों को डोट। इस वक्त ऐसी बातें नहीं करते। और फिर लड़कियां तो होती ही हैं, पराया धन। देखना, ससुराल जाकर तुम इतनी खो जाओगी कि अपनी माँ की तुम्हें कभी याद भी नहीं आएगी। और वह अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती है। मालती अपनी बेटी सुलेखा को बेहद प्यार करती हैं। आज 20 वर्ष हो गए उन्हें अपने पति से अलग हुए। जब मालती का अपने पति से तलाक हुआ था, तब सुलेखा महज 5 वर्ष की थी। तब से लेकर आज तक उन्होंने सुलेखा को पिता और माँ दोनों का ही प्यार दिया था। सुलेखा उनकी बेटी ही नहीं, बल्कि उनकी सुख दुख की साथी भी थी। अपनी टीचर की नौकरी से जितना कुछ कमाया था, वह सभी कुछ अपनी बेटी पर ही लुटाया था। अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उसकी हर जरूरतों का ख्याल रखा था। मालती ने अपनी बेटी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, चाहे खुद उन्हें कितना भी कष्ट झेलना पड़ा हो। आज जब वह अपनी बेटी की शादी कर ससुराल विदा करने की बात कर रही थीं, तो भी उन्होंने अपने दर्द को अपनी बेटी के आगे जाहिर नहीं होने दिया, ताकि उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। सुलेखा आजाद ख्यालों की लड़की है और उसकी परवरिश भी बेहद ही आधुनिक परिवेश में हुई है। उसकी माँ ने कभी किसी बात के लिए उस पर बंदिश नहीं लगाई। सुलेखा ने भी अपनी माँ को हमेशा ही एक स्वतंत्र और संघर्षपूर्ण जीवन बिताते देखा है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी माँ की तकलीफों का अंदाजा नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से यह बात जानती है कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी कष्ट उन्हें झेलना पड़े झेल लेंगी, परंतु अपनी तकलीफ कभी उसके समक्ष व्यक्त नहीं करेंगी। सुलेखा का शादी से इस तरह बार बार इनकार करने पर मालती बड़े ही भावुक होकर कहती हैं, बेटा तू क्यों नहीं समझती? तुझे लेकर कितने सपने संजो रखे हैं मैंने, और तुम कब तक मेरे साथ रहोगी? एक ना एक दिन तुम्हें इस घर से विदा तो होना ही है। और फिर हंसते हुए वे बोलती हैं, और तुम्हें एक अच्छा जीवनसाथी मिले, इसमें मेरा भी तो स्वार्थ छुपा हुआ है। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? एक ना एक दिन मैं भी इस दुनिया को अलविदा तो कहने वाली ही हूँ। फिर तुम अकेली अपनी जिंदगी कैसे काटोगी? कहते हुए उनका गला भर्रा जाता है। योगेंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात है। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भैया भाभी के अलावा उसकी दादी हैं, जो 80 या 85 उम्र की हैं। मालती को अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता बहुत पसंद आता है। उन्हें लगा कि उनकी बेटी इस भरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएगी। यहाँ पर तो सिर्फ उनके सिवा उसके साथ सुख दुख को बांटने वाला कोई और नहीं था। वहाँ इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी को किसी बात की कमी नहीं होगी। तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। मालती अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवर जेवरात जो अब तक उन्होंने संभाल कर रखे थे, को भी शादी का खर्चा जुटाने के लिए बेच देती हैं, ताकि बड़े धूमधाम से अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा कर सकें। बेटी के ससुराल वालों को किसी भी बात की कोई परेशानी ना हो, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया था। आखिर एक ही तो बेटी थी उनकी, और उसी की खातिर तो वे वर्षों से पाई पाई जमा कर रही थीं।
विदाई के वक्त सुलेखा की आंखों से तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। धुंधली आंखों से उसने अपनी मां की तरफ और उस घर की ओर देखा जिसमें उसका बचपन बीता था। अरे पूरा पल्लू माथे पर रखो। ससुराल में गृह प्रवेश के वक्त किसी ने जोर से झिड़कते हुए कहा और उसके माथे का पल्लू उसकी नाक तक खींच दिया गया। परंतु आंखें पल्लू में ढक गईं तो मैं देख कैसे पाऊंगी, उसने हल्के स्वर में कहा। तभी अचानक अपने सामने उसने नीली साड़ी में नाक तक घूंघट किए हुए अपनी जेठानी को देखा, जो बड़ों के सामने शिष्टाचार की परंपरा की रक्षा करने के लिए अपनी नाक तक घूंघट खींच रखी थी। तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों के सामने घूंघट रखा जाता है? यह आवाज उसकी सास की थी। आप मेरी माँ की परवरिश पर सवाल ना उठाएं। सुलेखा की आवाज में थोड़ी कठोरता आ गई थी। तुम मेरी माँ से तमीज से बात करो। योगेंद्र गुस्से से सुलेखा की ओर देखते हुए चिल्ला पड़ता है। ऐसा बर्ताव देख सुलेखा तिलमिला सी जाती है और गुस्से से योगेंद्र की ओर देखती है। अरे नई बहू दरवाजे पर ही कब तक खड़ी रहेगी? कोई उसे अंदर क्यों नहीं ले आता? दादी सास ने सामने के कमरे पर लगे बिस्तर पर से बैठे बैठे ही आवाज लगाई। दरवाजे पर जो कुछ हो रहा था उसे सुन पाने में वे असमर्थ थीं। वैसे भी उनके कानों ने उनके शरीर के बाकी अंगों के समान ही अब साथ देना छोड़ दिया था। यमराज तो कई बार आकर दरवाजे से लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे पोते की शादी जो देखनी थी। अपनी लंबी उम्र और घर की उन्नति के लिए कई बार काशी के बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बड़े से बड़े कर्मकांड पूजा अर्चना करवा चुकी हैं, ताकि चित्रगुप्त का लिखा बदलवाया जा सके। उन्हीं पंडितों में से किसी ने कभी यह भविष्यवाणी कर दी थी कि उनके छोटे पोते की शादी के बाद उनकी मृत्यु का होना लगभग तय है, और उसे टालने का एकमात्र उपाय यह है कि जिस लड़की की नाक पर तिल हो उसी लड़की से छोटे पोते की शादी कराई जाए। आठ सुलेखा की नाक पर तिल का होना ही उसे उस घर की पुत्रवधू बनने का सर्टिफिकेट दादीजी द्वारा दे दिया गया था, और अब उन्हें बेचैनी इस बात से हो रही थी कि पंडित जी द्वारा बताए गए मुहूर्त के भीतर ही नई बहू का गृह प्रवेश हो जाना चाहिए, वरना कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। लेकिन घूंघट के ना होने पर उखड़े उस विवाद ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया था। आप मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? सुलेखा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है। तुम्हें तुम्हारे पति से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया? घूंघट के अंदर से ही सुलेखा की जेठानी ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे इसे तो अपने पति से भी बात करने की तमीज नहीं है। सुलेखा की सास ने बेहद ही गुस्से में कहा। आप मुझे तमीज मत सिखाइए। सुलेखा के स्वर भी ऊंचे हो उठे थे। पहले आप अपने बेटे को एक औरत से बात करने का सलीका सिखाइए। सुलेखा, योगेंद्र गुस्से में चीख पड़ता है। चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। सुलेखा ने भी ठीक उसी अंदाज में चिल्लाते हुए कहा था। इसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। पति से जबान लड़ाती है। सास ने फटकार लगाते हुए कहा। आप लोगों के संस्कार का क्या? नई बहू से कोई इस तरह से बात करता है? सुलेखा ने भी जोर से चिल्लाते हुए कहा। तुम सीमा लांघ रही हो, योगेंद्र चिल्लाता है। और आप लोग भी मुझे मेरी हद न सिखाएं। सुलेखा और योगेंद्र का सुलेखा पर हाथ उठ जाता है। सुलेखा गुस्से से तिलमिला उठती है। साथ में उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगती है, और आंसुओं के साथ साथ विद्रोह भी उमड़ पड़ता है। अचानक उसके पैर डगमगा जाते हैं और नीचे रखे तांबे के कलश से उसके पैर जा टकराते हैं, और वह कलश उछाल खाता हुआ सीधा दादी सास के सिर से जा टकराता है, और दादी सास इस अप्रत्याशित चोट से चेतनाशून्य होकर बिस्तर पर ही एक ओर लुढ़क जाती हैं। सभी तरफ कोहराम मच जाता है। लोग चर्चा करते हुए कहते हैं, देखो तो जरा नई बहू के लक्षण, कैसे तेवर हैं इसके।
गुस्से में दादी सास को ही कलश चलाकर दे मारी। अरे हाय हाय, अब तो ऊपर वाला ही रक्षा करे। सुलेखा ने नजर उठाकर देखा तो सामने के कमरे में बिस्तर पर दादी सास लुढ़की हुई थीं। उनका सिर एक तरफ को झुका हुआ था और गले से तुलसी की माला नीचे लटकी हुई जमीन को छू रही थी। यह दृश्य देखकर सुलेखा की सांसें मानो क्षण भर के लिए जैसे रुक सी गईं। अरे हाय, ये क्या कर दिया तुमने? सुलेखा की जेठानी अपने सिर के पल्लू को पीछे की ओर फेंकती हुई बेतहाशा दादी सास की ओर दौड़ पड़ती है। सुलेखा को तभी अपनी जेठानी का चेहरा दिखा। उसके होठों पर लाल गहरे रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी और साड़ी की मैचिंग की ही उसने बिंदी अपने बड़े से माथे पर लगा रखी थी। आंखों पर नीले रंग के आईशैडो भी लगा रखे थे और गले में भारी सा लटकता हुआ हार पहन रखा था। उनका यह बनाव सिंगार उनके अति सिंगार प्रिय होने का प्रमाण पेश कर रहा था।